गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की क्लास में जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि वेदों के अध्ययन करने वाले अंगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिन्हें वेदांग कहा गया। वेदांग 6 थे, जिनको एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में हम लोगों ने याद किया था। व्याजो निशि कच्छ, यानी कि व्याकरण, निरूक्त, ज्योतिष, कल्प, छंद, शिक्षा, ये सारे थे। अब हम इसके बाद जो है पढ़ेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मणों के बाद आने वाले साहित्य, और उनमें सबसे पहले हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य, ठीक है। और बौद्ध साहित्य में 3 ऐसे हैं जिन्हें हम त्रिपिटक के रूप में जानते हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक, और तीसरा जो है, उसका नाम है सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक, ठीक, 3 है। इन्हीं को त्रिपिटक के रूप में बौद्ध ग्रंथ के साहित्य में कहा जाता है। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है। इसमें अगर हम विनय पिटक की बात करते हैं कि विनय पिटक में संग्रहित क्या है, तो इसमें संघ संबंधी नियम, यानी कि किस तरह से कैसे हम बौद्ध धर्म में प्रवेश ले सकते हैं, और प्रवेश से संबंधित यानी कि उसी समय आचार संबंधी शिक्षा, यानी कि नियम तथा शिक्षा, यह विनय पिटक से संबंधित है। उसके बाद आपका आता है अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक क्या है कि जैसे हम विनय पिटक में हम लोगों ने देखा कि संघ संबंधी नियम या शिक्षा, उसी तरह से अभिधम्म पिटक में, यानी कि अभिधम्म पिटक में इनके दार्शनिक सिद्धांतों को बतलाया गया है। दार्शनिक सिद्धांत को बतलाया गया है, ठीक है। और जो सुत्त पिटक है उसमें धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश, जो कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए, उन्हीं उपदेशों को संग्रहित करके सुत्त पिटक में रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि उपदेश तथा इसमें धार्मिक सिद्धांत, इसमें दार्शनिक सिद्धांत था, इसमें धार्मिक, इसमें जो है आपका धार्मिक सिद्धांत, ठीक है। ये 2 चीजें इसमें संग्रहित थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इसी बौद्ध साहित्य में ही जब आगे आया तो इसमें क्या हुआ कि इसी बौद्ध साहित्य के, मतलब जितने भी सदग्रंथ लिखे गए इनके, यानी कि विनय पिटक हुआ, चाहे अभिधम्म पिटक हुआ, चाहे सुत्त पिटक हुआ, इन तीनों को त्रिपिटक के रूप में कहा गया, और यह तत्काल के पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा में लिखे गए। उस समय सबसे सरल भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता था। कैसे होता था? सरल भाषा के रूप में इस पाली भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है। अब इसी में जैसे कि जैन साहित्य में ही एक जातक नामक पुस्तक है। इस जातक नामक पुस्तक में बुद्ध से संबंधित, यानी कि उनके जन्म से संबंधित 200 कथाओं का वर्णन इस जातक नामक पुस्तक में मिलता है, ठीक है। यानी कि इनके अगर कहें तो पुनर्जन्म या लोकोत या कहावत के तौर पर
किस तरह से कैसा इसके रूप में जातक में यह वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है बौद्ध साहित्य के बाद हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य, जितने भी जैन साहित्य हुए या इन जैन साहित्यों को किन्हीं रूप में हम जानते हैं तो उनको आगम कहा गया। यानी कि जितने भी जैन साहित्य हुए उन जैन साहित्य को आगम कहा गया। क्या कहा गया? आगम। और इनकी रचना करने वाले यानी कि इनके रचयिता भद्रबाहु को कहा गया। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें रचनाकार या लेखक भद्रबाहु थे। ठीक है, जो कि जैन धर्म से ही संबंधित थे। इनके जो रचनाकार यानी कि जो पुस्तक थे वह जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भागवती सूत्र, आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, कालिका पुराण। ठीक है, ये सारे के सारे जैन धर्म से संबंधित जैन सदग्रंथ थे। ठीक है, जैन से संबंधित, जो ये काफी ज्यादा पूछे जाने की संभावना इसमें बन सकती है कि किसी न किसी एक पुस्तक को इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है, जिससे एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की उम्मीद हो। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका बौद्ध साहित्य और ये जैन साहित्य। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अलौकिक साहित्य पर, यानी कि लौकिक साहित्य, यानी कि कुछ ऐसी पुस्तकें जिनके रचनाकार रहे और उन्हें एग्जाम्स की दृष्टि में काफ़ी सुटेबल माना जाता है, यानी कि इनको हम पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे लौकिक साहित्य में बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे पहला अष्टाध्यायी। ठीक है, ये पहली पुस्तक। उसके बाद मुद्रा राक्षस दूसरी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, तीसरा महाभाष्य। आप सभी लोग ऐसे नोट करते भी रहेंगे साथ में, जिससे कोई किसी को दिक्कत ना हो। महाभाष्य। ठीक है, चौथा कथा सरिता सागर। पांचवा ये आपका बृहद कथा मंजरी। छठा आपका अर्थशास्त्र।
शास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक, तो अष्टाध्यायी काफी लोग जान भी लेंगे, पाणिनि की लिखी हुई पुस्तक है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस भी आप लोग जान रहे होंगे, विशाख दत्त की लिखी हुई पुस्तक है, विशाख दत्त। ठीक है, महाभाष्य, महाभाष्य यहाँ पतंजलि की लिखी हुई पुस्तक है, पतंजलि। ठीक है, कथा सरिता सागर, कथा सरिता सागर सोमदेव की लिखी हुई पुस्तक है, सोमदेव। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की लिखी हुई पुस्तक है, क्षेमेंद्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के रूप में भी हम लोग जानते हैं, चाणक्य। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक है हितोपदेश, 7वां। हितोपदेश। ठीक है, 8वां पंचतंत्र, पंचतंत्र ये आप लोग भी नोट कर लेंगे सब, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। 9वां शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। ठीक है, उसके बाद है कर्पूर मंजरी, 10वां। कर्पूर मंजरी। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं, नारायण पंडित। ठीक है, पंचतंत्र की कथा विष्णु शर्मा की लिखी हुई पुस्तक है, विष्णु शर्मा। शिशुपाल वध और कर्पूर मंजरी। शिशुपाल वध आपका माघ की लिखी हुई पुस्तक है और कर्पूर मंजरी राजशेखर की। माघ राजशेखर की लिखी हुई पुस्तक कर्पूर मंजरी है। इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी हैं, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश। ये 3 पुस्तकें जो है राजशेखर की लिखी हुई पुस्तक है। कामसूत्र वात्सायन की लिखी हुई पुस्तक है, कामसूत्र वात्सायन की लिखी हुई पुस्तक है, वात्सायन। ठीक है, वात्सायन की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे इसमें और है अमरकोश, ये अमरकोश पुस्तक अमर सिंह की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास की लिखी हुई पुस्तकें हैं। ठीक है, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। बृहद संहिता, और पंच सिद्धांतिका। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो पुस्तक है ये वाराहमिहिर की लिखी हुई पुस्तक है, वाराहमिहिर की लिखी हुई पुस्तक है। और अमरकोश
अमर सिंह की लिखी हुई पुस्तक है, अमर सिंह। ठीक है। अगली जो पुस्तक है वह सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टीयम, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टीयम, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टीयम। ठीक है। ये दोनों के दोनों पुस्तक जो है ये आर्यभट्ट की लिखी हुई पुस्तक है। आर्यभट्ट की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्जाम्स के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं से पूछे जा चुके हैं। ठीक है। राज तरंगिणी भी है इसी में, कल्हड़ की लिखी हुई पुस्तक। राज तरंगिणी, कल्हड़, कल्हड़ की यह लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है। तो ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद रोम तथा यूनान से आए हुए लेखकों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। रोम तथा यूनान से आए हुए यात्री, रोम तथा यूनान के यात्री। ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। जैसे पहला हेरोडोटस जो कि यूनान का रहने वाला था, यह 5वीं सदी में यानी कि 5वीं सदी ईसा पूर्व यह भारत की यात्रा किया तथा हिस्टोरिका नामक पुस्तक इसने लिखी, जिसके कारण इसे फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के पिता के रूप में इसे जाना जाता है। हेरोडोटस। ठीक है। इसकी लिखी हुई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। क्या था? हिस्टोरिका। यह भारत 5वीं सदी ईसा पूर्व में आया था। 5वीं सदी ईसा पूर्व यह भारत आया और इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। सिकंदर के साथ आने वाले जो यात्री थे, लेखक सिकंदर के साथ, उनका नाम था निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस। ठीक है। निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस। ये 3 यात्री थे जो सिकंदर के साथ भारत की यात्रा पर आए। ठीक है। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों का नाम आता है, जिसे मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनिसियस। ठीक है। ये तीनों के तीनों एक यात्री के रूप में आए हुए थे। जैसे इसमें मेगास्थनीज को यात्रियों के राजकुमार के रूप में भी इतिहास कालखंड में जाना जाता है। ठीक है। यानी कि राजदूत के रूप में आए हुए यात्री। रूप में यात्री जो आए हुए हैं भारतीय इतिहास में। ठीक है। इसमें सबसे पहला नाम मेगास्थनीज का आता है।
मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक इंडिका। इसमें तत्काल के राजवंश मगध राजवंश का वर्णन इसके पुस्तक में मिलता है। डाइमेकस। इसके बाद दूसरा आया था, उसका नाम था डाइमेकस। यह राजदूत के रूप में बिंदुसार के शासनकाल में मगध में आया हुआ था। इसी से ही अंजीर, सूखा मेवा तथा वहां की मदिरा और उसके बाद एक दार्शनिक की मांग बिंदुसार ने किया था। ठीक है। उसके बाद तीसरा है डायोनीसियस। यह भी, इसमें जो मेगास्थनीज है इसी को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि